राधे। तो आज इस वीडियो में हम न्यूक्लियस को कंप्लीट करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे आपको देखना है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में, जो उसकी आउटर इनर मेम्ब्रेन है और बीच में जो पेरिन्यूक्लियर स्पेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम न्यूक्लियर पोर के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन देखेंगे। ये देखो, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है ये। इसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसके अंदर लिक्विड होता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर क्रोमैटिन के बारे में देखेंगे, दो प्रकार के, जो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। और लास्ट में हम देखेंगे न्यूक्लियोलस को, जो इसके अंदर ही होता है न्यूक्लियस के, जो राइबोसोम को बनाता है। इस न्यूक्लियोलस को देखेंगे अब हम फिर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रही और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रही और ये पेरिन्यूक्लियर स्पेस रहा। ये सबसे ऊपर देखो, ये तीनों चीज़ मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप बनाएंगे। तो चलो इनके बारे में देखते हैं अभी। न्यूक्लियर इन्वेलप, ए डीलिमिटिंग डबल मेम्ब्रेन एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है? एक डीलिमिटिंग डबल मेम्ब्रेन है, एक ऐसी डबल मेम्ब्रेन है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जो साइटोप्लाज्म से अलग करती है। ये सबसे पहले हम ये लिखेंगे डेफिनेशन में। किसको अलग करती है साइटोप्लाज्म से? न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस इन्वेलप इज ए डीलिमिटिंग डबल मेम्ब्रेन डिस्टिंग्विश फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस है। यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप एक ऐसी डीलिमिटिंग डबल मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि लिपोप्रोटीनियस है, ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? लिपोप्रोटीनियस है, लिपिड है, प्रोटीन है इसके अंदर। और ये ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन है। और थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि डबल मेम्ब्रेन है जो डबल मेम्ब्रेन है वो उसके मिडल में क्या है? पेरिन्यूक्लियर स्पेस है, जिसके अंदर क्या क्या है? एंजाइम्स है, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स है और मतलब ये इस प्रकार के एंजाइम्स है न्यूक्लियस के लिए जरूरी है, वो उसके पेरिन्यूक्लियर स्पेस में होते हैं। और अगला पॉइंट लिखेंगे हम कि आउटर मोस्ट लेयर है जो इसकी है वो रफ है और स्मूथ है, और रफ भी और स्मूथ भी है। रफ कब होगी? जब उसके साथ ER जुड़ जाएगा, और जब उसके साथ ER जुड़ जाएगा तो रफ बन जाएगी। और जब मेरे कहने का मतलब है कि जो आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो उसकी आउटर लेयर होती है उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, और वो राइबोसोम और वो मतलब कि राइबोसोम अटैच होके ER बना लेते हैं। समझे? यानी कि जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है उसके ऊपर जब राइबोसोम आ जाते हैं और वो ER के साथ भी कनेक्ट हो जाती है, और जब आउटर मोस्ट लेयर ER राइबोसोम के साथ अटैच हो जाती है तो राइबोसोम में तो वो रफ हो जाती है, और जब वहाँ से हम हटा देते हैं राइबोसोम को तो वो स्मूथ हो जाती है, और ये आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्शन में देती है। ठीक है, और जो इनर मोस्ट लेयर है वो कैसी है? स्मूथ है, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम है नहीं। वो स्ट्रेंथ देती है, शेप देती है, ठीक है, किसे? न्यूक्लियस को। और दोनों ही की जो आउटर मोस्ट लेयर और इनर मोस्ट लेयर है 70 एंगस्ट्रॉम थिकनेस है। इसकी मोटाई कितनी है? 70 एंगस्ट्रॉम है, 70 एंगस्ट्रॉम है। और डिस्टेंस इनके बीच का 100 से 150 100 से 150 एंगस्ट्रॉम इसका इनके बीच का डिस्टेंस है। जो आउटर मोस्ट है उसको एक्टोकैरियोथिका कहते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसको इंडोकैरियोथिका कहते हैं। जो आउटर मोस्ट है उसको क्या कहते हैं? एक्टोकैरियोथिका। एक्टो का मतलब क्या है? आउटर साइड है। कैरियो मैंने न्यूक्लियस और थीका मैंने मेम्ब्रेन है, यानी कि न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन उसको क्या कहते हैं इन्होंने? एक्टोकैरियोथिका। और वैसे ही फिर एंडोकैरियोथिका होगी। एंडो मैंने अंदर, कैरियो मैंने न्यूक्लियस और थीका मैंने मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि अंदर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको ये कह रहे हैं एंडोकैरियोथिका। तो ये आपने ये नाम याद रखना है कि जब हम एक्टोकैरियोथिका कहेंगे तो उसका मतलब आउटर मोस्ट लेयर, और जब हम एंडोकैरियोथिका कहेंगे तो इसका मतलब है इनर मोस्ट लेयर है। एक्टो का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट, और इंडो का मतलब है इनर, और कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, और थीका का मतलब मेम्ब्रेन। तो एक्टोकैरियोथिका एंड इंडोकैरियोथिका। जो इनर मेम्ब्रेन है वो 280 नैनोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, ये क्या था जी? ये न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में था।
अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर पोर के बारे में। न्यूक्लियर पोर आपने डायग्राम में देखा होगा, ये दिखा दूँ मेरे बारे में आपको। ये देखो, अभी हमने पढ़ा है, ये पहले 3 पॉइंट है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कह रहे थे, एक्टो, और ये इंटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कह रहे थे, एंडो। ठीक है, और ये थर्ड पेरिन्यूक्लियर स्पेस है। और जो एक्टोकैरियोथिका थी वो आउटर मोस्ट थी, और जो एंडोकैरियोथिका थी वो इनर मोस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। और पेरिन्यूक्लियर स्पेस के बारे में देखा हमने कि इसमें एंजाइम होते हैं। और यहाँ पे देख 4th पॉइंट है न्यूक्लियर पोर। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, जो न्यूक्लियर पोर है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो आ जाओ। न्यूक्लियर पोर है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अलग अलग फंक्शन, वो क्या है, परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब है कि छिद्रित है, उसके बाद छिद्र है, मतलब कि जैसे मतलब जैसे कि है, आप ये समझो कि एक सीधी सी है, एक सीधी नली गई हुई है और उसके बीच में एक सुराख कर दिया जाए तो उसे कहते हैं परफोरेटेड है। वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, परफोरेटेड है, छिद्रित है, यानी कि तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जी परफोरेटेड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स है। और परफोरेटेड क्यों है, क्योंकि इनके पास लार्ज नंबर के क्या है, पोर्स है, जो अभी मैं दिखाया मैंने अभी आपको डायग्राम में, न्यूक्लियर पोर है। और नंबर ऑफ पोर्स पर यूनिट एरिया वेरिएबल फ्रॉम सेल टू सेल है। और ये जो नंबर है इसका पोर्स का, वो पर यूनिट एरिया है, जो नंबर है इनका वो वेरिएबल है सेल टू सेल। देखो यहाँ पर सेल टू सेल वेरिएबल है, ना कि स्पीसीज टू स्पीसीज है। जो पोर है वो सर्कुलर होते हैं लेकिन हेक्सागोनल दिखाई देते हैं। और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है कि इनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है राउस क्लस्टर के रूप में। और डायमीटर है 40 से 100 नैनोमीटर का। और थिकनेस की बात करें तो 300 एंगस्ट्रॉम थिक है। और अलो पैसेज ऑफ लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये क्या प्रोवाइड कर, क्या ये मतलब कि लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए रास्ता देते हैं, अलो पैसेज है। दिस न्यूक्लियर पोर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। और जो न्यूक्लियर पोर है ये बहुत कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट का, अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस का। अब इसे फंक्शन में देख लेते हैं। देखो फंक्शन देखते हैं, 1 मिनट। फंक्शन ये रहे न्यूक्लियर पोर के फंक्शन है। सबसे पहले है ये रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट को। ये सेम कुछ तो ऐसे होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल जो डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं। कुछ है जो जिन एटीपी रिक्वायर होती है उनके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कुछ है ईआर की हेल्प से, और कुछ है इवेजिनेशन यानी कि ONM2 फॉर्म बल्क वेसिकल्स है, यानी कि बल्क के रूप में आ जाएंगे अंदर इवेजिनेशन। और उसकी मेम्ब्रेन की क्या हो जाएगी, फोल्डिंग होके वेसिकल बना के उसके अंदर पैक होके अंदर आ जाएंगे, यदि किसी चीज़ को अंदर आना होगा। ठीक है। दूसरा फंक्शन है इनका एक्ट एज बैरियर, ये बैरियर के रूप में भी काम करते हैं। अब दीवार है एक प्रकार से, ये समझो, यानी कि यहाँ पर कुछ तो सीधे के सीधे आएंगे, कुछ से ट्रांसपोर्ट हो गए आएंगे, कुछ ईआर की हेल्प से आएंगे, कुछ इमेजिनेशन की हेल्प से आएंगे। तो ये बैरियर के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर जो न्यूक्लियर पोर है। और प्रोवाइड सरफेस है फॉर अटैचमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, जिसे माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो ये सरफेस भी प्रोवाइड कराता है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जो जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच हो जाए। और स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, अदर केमिकल्स सिंथेसाइज ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ इनवेलप है। और ये देखो यहाँ पर एक स्पेशल बात आ गई कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इनवेलप की, जो हम न्यूक्लियर इनवेलप पढ़ के आए थे, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, एंजाइम, एंटीबॉडी सिंथेसाइज होती है। ये आप उसमें भी लिख सकते हो न्यूक्लियर इनवेलप में। अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर पोर के बारे में। तो रेगुलेट करता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन को, ये न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन को भी रेगुलेट करता है। ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और मेंटेन रखता है ये न्यूक्लियस के शेप को। इसका फंक्शन थे जी किसके, न्यूक्लियर पोर के। अब मैंने न्यूक्लियर पोर देख लिया, अब हम देखेंगे न्यूक्लियर प्लाज्म। देखो 5th नंबर में है न्यूक्लियर प्लाज्म, इसको हम कैरियोलिम्फ भी कह देते हैं। तो देखो जी न्यूक्लियर प्लाज्म, कैरियोलिम्फ न्यूक्लियर प्लाज्म को हम कैरियोलिम्फ भी कह देते हैं, न्यूक्लियर सेफ भी कह देते हैं, और न्यूक्लियर प्लाज्म भी कह देते हैं, और कैरियोप्लाज्म भी कह देते हैं इसको हम।
ये सभी इसी के नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म के। न्यूक्लियर लैंप कहो, न्यूक्लियर सेप कहो, न्यूक्लियोप्लाज्म कहो या फिर कैरियोप्लाज्म कहो। ये ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड जेली लाइक कोलोइडल सब्सटेंस है। ठीक है, ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड जेली लाइक कोलाइडल सब्सटेंस है ये। और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे RNAs, जो RNA को बनाते हैं, DNAs, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी होता है जो DNA, RNAs भी है, DNAs भी है, पोलीमरेज भी है एंड डाइपेप्टाइडेज भी है फॉर सिंथेसिस ऑफ RNA एंड DNA। एंड इनके अंदर हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन भी है। ये देखो न्यूक्लियोप्लाज्म सभी को लिए बैठा हुआ है। सब एसेंशियल है कुछ स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए, और इसके कुछ फंक्शन में न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि DNA से RNA बनना, प्रोसेसिंग करता है RNA की, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल के। न्यूक्लियोप्लाज्म का काम था जी। अब हम बात करेंगे क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन तो एक ग्रीक वर्ड है क्रोमैटिन, जो आया है क्रोमा से। क्रोमा का मतलब है कलर है। इसको हम न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कह देते हैं, इसको हम न्यूक्लियर क्रोमैटिन भी कह देते हैं। और डायरेक्टली स्टेन नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फाइन थ्रेड लाइक क्रोमैटिन इज पार्ट ऑफ DNA। जो क्रोमैटिन है ये कैसा है? ये पार्ट है DNA का। जो डायरेक्टली स्टेन है नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फाइन थ्रेड लाइक, ये इसका मतलब ये बहुत धागा जैसा होता है, ये धागा जैसा, वो एक DNA का एक पार्ट है और मटेरियल है क्रोमोजोम का। सीधी सी बात है, DNA क्रोमोजोम, DNA का पार्ट है तो क्रोमोजोम का मटेरियल है। थ्रेड लाइक होता है क्रोमैटिन है जो ये। और इसको हम दो में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसकी फोल्डिंग के आधार पर है, यानी कि ये कंडेंस फॉर्म के आधार पर इसकी। यदि यदि ये जो क्रोमैटिन है यदि कंडेंस हो जाए तो यू क्रोमैटिन में बदल जाता है। और यदि यू क्रोमैटिन और कंडेंस हो जाए, यानी क्रोमैटिन इतना कंडेंस हो गया कि वो और ज़्यादा कंडेंस हो ही नहीं सकता, उसको कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। और जब क्रोमैटिन थोड़ा सा कंडेंस हो जाए तो उसको कहते हैं यूक्रोमैटिन है। जो यूक्रोमैटिन है वो लेस कंडेंस फॉर्म है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ये लाइटली स्टेन है और ये अफेक्टेड होता है टेम्परेचर से और एसिटाइलेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी हाई है इसकी। ये रिप्लिकेटिंग है ये, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है इसलिए ईयरली रिप्लिकेटिंग है। और जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो मोर कंडेंस फॉर्म है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, डार्कली स्टेन है, लेस अफेक्टेड है टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है इसलिए। और नो एसिटाइलेटेड है और क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, लेट रिप्लिकेटिंग है। और म्यूटेशन भी लाइट चांस है क्योंकि यूक्रोमैटिन में हो सकता है क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ठीक है, ये क्रोमैटिन के बारे में आगे देखो। ये देखो, अब ये जो हेटेरोक्रोमैटिन था ना उसके दो पार्ट है। अब ये फैक्यूल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन और कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन। जो फैक्यूल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन है ये टेम्परेली इनएक्टिवेटेड क्रोमैटिन है। कैसा? ये टेम्परेली इनएक्टिवेटेड क्रोमैटिन जो कुछ समय के लिए इनएक्टिवेट हो गया है ड्यूरिंग इंटरफेज इन सम सेल टाइप्स है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन है ये परमानेंटली, मेरा बेटा जमा सोया पड़े, यानी कि ये तो मरे गए एक बार कार, ये समझो। जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन है परमानेंटली इनएक्टिव फॉर्म है। और जो फैक्यूल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन है, हेटेरोक्रोमैटिन का टाइप है जो फैक्यूल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन है, ये थोड़ा सा मतलब कि टेम्परेली इनएक्टिवेटेड है। और अमाउंट इसका वेरी करता है सेल टू सेल। ये एम्ब्रियोनिक और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में कम होता है, ठीक है, और हाईली स्पेशलाइज्ड सेल में ये ज़्यादा होता है। और ये 2.5% इसका इतना एरिया ले लेता है समझो। और फीमेल में जो ये क्या लिख दिया यहाँ पर, एक मिनट। इन फीमेल्स 2y इन फीमेल 2y क्रोमोजोम हिज हाँ, जो फीमेल में जो XX क्रोमोजोम है ना वो क्या करता है, वो सेक्स क्रोमैटिन का बना हुआ होता है, मुझे लगता है सेक्स क्रोमैटिन और बार बॉडी। यानी फीमेल में जो XX है वो सेक्स क्रोमैटिन बनाता है और बार बॉडी बनाता है। और यहाँ पर देखो ये देखो, ये उल्टा लिख दिया था मैंने यहाँ पर। जो ये दूसरी साइड आपको दिख रहा है कि ये यूकैरियोट्स यानी कि
EU लिख रखा है ना, EU और H, इसका क्या मतलब है? तो यू क्रोमेटिन को हम हेटेरोक्रोमेटिन में बदल सकते हैं, इसका ये मतलब है, और हेटेरोक्रोमेटिन को यू क्रोमेटिन में बदल सकते हैं। बार बॉडीज से इसमें आएगा फेकुटेटिव हेटेरोक्रोमेटिन में। तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन की, जो परमानेंटली इनएक्टिव फॉर्म है और ये नियर द सेंट्रोमियर रीजन मिलता है, जैसे टीलोमियर। मोस्ट कंडेंस फॉर्म है ये यूक्रोमेटिन की। और ये सेटेलाइट, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, सेटेलाइट है। देखो ये सेटेलाइट है ना, जो ये किसका एग्जांपल है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव का है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन का ये जो मोर कंडेंस है, जो प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जो सेटेलाइट क्या करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है क्रोमोसोम को। ये था जी, देखो ये भी कंप्लीट हो गया, हमारा क्रोमेटिन भी कंप्लीट हो गया, ये 4th पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस को देखेंगे, स्ट्रक्चर है इसका, देखो ये देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर है। पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन है इसके पास, एक इसके पास इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, मैट्रिक्स भी ले रहा है, फाइब्रिल्स भी ले रहा है, ग्रैन्यूल्स भी ले रहा है, ये देखो। अब इसके बारे में देखने वाले हैं हम, ठीक है ना। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रह गया जी इसका, अभी कर लेते हैं इसको भी। तो न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ होमोजेनस एंड प्रोटीनियस ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड अमोर्फस मैट्रिक्स। तो जो न्यूक्लियोलस है वो किस चीज़ का बना हुआ है, होमोजेनस एंड प्रोटीनियस ग्राउंड सब्सटेंस का, जिसको हमने अमोर्फस मैट्रिक्स कहा है, उसका बना हुआ है। और ये ग्रैन्यूल्स, इसके अंदर फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, जो प्रोटीन्स के RNA के बने होते हैं, इन रेशो ऑफ 2:1 के में, ठीक है। और न्यूक्लियोलस, और जो इसके अंदर पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन है, वो फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस लेयर अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियोलस है। यानी जो पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन क्या है, एक पेरिफेरी यानी किनारे पर स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियोलस के, एक क्या बनाता है, एक लेयर बनाता है, कंटिन्यूस लेयर बनाता है न्यूक्लियोलस के पेरिफेरी पर, वही पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन है। और जब ये पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन पेरिफेरी से पेरिफेरी पर ना रह के अंदर चला जाता है, प्रोजेक्ट हो जाता है न्यूक्लियोलस के अंदर, यानी कि उसके अंदर अंदर थोड़ा अंदर ले लेता थोड़ा अपने शरीर को। एक प्रकार से समझो कि जब जो पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन है वो थोड़ा अंदर चला जाता है साइज में वृद्धि करके, तो उसको कह देते हैं इंटरन्यूक्लियर क्रोमेटिन। और केमिकली किससे बना होता है, कौन, न्यूक्लियोलस है। इसके अंदर न्यूक्लियर RNA होता है 20%, प्रोटीन होता है 70%, DNA एंजाइम होते हैं 7-10%। और फंक्शन के क्या है इसके, बायोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ RNA। देखो RNA का स्टोरेज करता है, बायोसिंथेसिस करता है, जो RNA क्या करता है, जो राइबोसोम को बनाता है। और रिसीव एंड स्टोर द राइबोसोमल प्रोटीन, और रिसीव और स्टोर करता है राइबोसोमल प्रोटीन को, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, और फिर रिसीव और स्टोर कर राइबोसोमल प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में भेज देता है, स्पिंडल बनाता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और ये सबसे मेन फंक्शन क्या है कि राइबोसोम बनाता है। ओके जी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने पढ़ लिया न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ लिया। हमारे पास अब न्यूक्लियस की जानकारी है, न्यूक्लियोलस की भी जानकारी है। जो आपसे पूछा जाए बता देना। ये देखो एक बार स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लो। ये 5 इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, न्यूक्लियर निम्नलोक पढ़ा, जिसके अंदर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और पेरिन्यूक्लियर स्पेस आया। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा न्यूक्लियर पोर, तीसरे नंबर पर पढ़ा हमने न्यूक्लियर प्लाज्म, कैरियोप्लाज्म पढ़ा या न्यूक्लियर प्लाज्म को तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर पढ़ा हमने क्रोमेटिन, और 5वें पर पढ़ा हमने न्यूक्लियोलस। ओके जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधा माधव, राधे राधे राधे।